हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम फैंसी। तो जियोग्राफी के सीरीज में हम लोग पॉपुलेशन जियोग्राफी के कुछ क्वेश्चनों को हल कर रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्तर के हैं। उसी क्रम में हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि विश्व की 6 अरब जनसंख्या किस वर्ष पूरी हुई। तो क्वेश्चन पूछने का कारण एक ही है कि 6 अरब 7 अरब 8 अरब जो जनसंख्या पूरी हुई है उस वर्ष को आप लोग जान लें, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो 6 अरब जनसंख्या कब पूरी हुई? सन 2000 में। सन 2000 में पूरी हुई। अब अगला क्वेश्चन है भारत के संदर्भ में। भारत में निगेटिव जनसंख्या वृद्धि कब हुई? निगेटिव जनसंख्या वृद्धि कब हुई? ये क्वेश्चन पूछा भी गया है लगभग हर एग्जाम में। 1900, 1910, 1920 या 1921। तो भारत में देखेंगे निगेटिव जनसंख्या वृद्धि कब होती है? 1921 में होती है। 1921 में भारत में जनसंख्या वृद्धि निगेटिव में रहती है। अब यहाँ पर यह भी देखना जरूरी होता है कि कब भारत में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि किस वर्ष हुई। अधिकतम जनसंख्या वृद्धि किस वर्ष हुई? 1967 में हुई, 1978 में हुई, 1965 में हुई या 1971 में। तो 1971 में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक हुई। ठीक है, उसके बाद से जनसंख्या वृद्धि धीरे धीरे घट रही है। और 2011 का अगर तो 17.17 या 17.67 कह सकते हैं, यानी 17% वृद्धि अब है। 1971 में कम से कम लगभग 24.80 तो 25% था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है लिंग अनुपात से संबंधित है। लिंग अनुपात से संबंधित। अभी लिंग अनुपात जो है ये जनसंख्या कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन से संबंधित है, या कह सकते हैं शख्स कंपोजिशन से संबंधित है। अब लिंग अनुपात निकालने के लिए हमारे पास बहुत सारी विधियां हैं। बहुत सारी विधियां हैं। ठीक है, अब उन विधियों में कुछ का हम लोग क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। कुछ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपको निकालना है कि 100 पुरुषों पर 100 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या क्या है, या 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या क्या है, या 10,000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या क्या है। ठीक है, तो आपको कौन सा सूत्र प्रयोग करना है? जैसे 100 पुरुषों पर हमें निकालना है कितनी स्त्रियां हैं, तो हम क्या करेंगे? कुल स्त्री डिवाइडेड बाय कुल पुरुष और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। अगर 100 पर निकालना है, अगर 1000 पर निकालना है तो 1000 कर देंगे। ठीक है, उसी तरह स्त्री को अगर निकालना है कि 1000 स्त्री पर पुरुष कितने हैं, तो जहां पर कुल स्त्री है वहां पर हम क्या कर देंगे? कुल पुरुष कर देंगे। ठीक है, इसी तरह हम हर विशेष आयु वर्ग के लोगों की भी संख्या निकाल सकते हैं। हर विशेष आयु वर्ग के लोगों की संख्या निकाल सकते हैं। जहां कुल स्त्री है वहां पर हम कोई स्पेसिफिक उम्र के स्त्री को रखेंगे, जैसे 25 साल, उसी तरह 25 पुरुष। तो इस सूत्र के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? लिंगानुपात निकाल सकते हैं, और लिंगानुपात विभिन्न स्तरों पर निकाल सकते हैं। कुल स्त्री कुल पुरुष, या 20 साल की स्त्री 20 साल का पुरुष, या पुरुष या स्त्री, दोनों को हम यहाँ पर दोनों की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक लिंग अनुपात क्या होता है? प्राथमिक लिंग अनुपात क्या होता है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पूछा जा सकता है, जीआईसी हो या पीजीटी हो या नेट जीआरएफ हो। अब प्राथमिक लिंगानुपात क्या होता है, ये जो जियोग्राफी के स्टूडेंट हैं उनको जानना आवश्यक है। लिंगानुपात तो सभी जानते हैं, प्राथमिक लिंगानुपात, द्वितीय लिंगानुपात, तृतीय लिंगानुपात, इसको जियोग्राफी के स्टूडेंट ही स्पेशली जानते हैं। प्राथमिक लिंगानुपात वो होता है जब कोई माता गर्भ धारण करती है। गर्भ धारण करती है, तो गर्भ धारण करने के समय लड़का होगा या लड़की, इसका निर्धारण तुरंत हो जाता है। तो
उस समय लिंगानुपात क्या रहता है, क्या यानी गर्भ धारण के समय पुरुष महिला या कह सकते हैं लड़की और लड़का का अनुपात कितना रहता है, उसी को हम कहते हैं क्या, प्राथमिक लिंगानुपात। क्या, प्राथमिक लिंगानुपात। यानी कि अगर दो महिलाओं ने गर्भ धारण किया तो दो महिलाओं ने गर्भ धारण किया, उसमें कौन लड़की या कौन लड़का होगा, जब उसी समय हम क्या लिंग का परीक्षण करेंगे। वैसे तो लिंग का परीक्षण भारत में क्या बैन है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक लिंगानुपात। ठीक है। अब प्राथमिक लिंगानुपात में यह बात आपको ध्यान रखना है कि प्राथमिक लिंगानुपात में जो पुरुषों की संख्या होती है वो सामान्यतः अधिक होती है। क्या, प्राथमिक लिंगानुपात में पुरुषों की संख्या होती है क्या, वो अधिक होती है, यानी कि बच्चों का जन्म होने का जो चांस है वो अधिक होता है, लड़कियों का कम होता है। ठीक है। देखते हैं दूसरा, द्वितीय लिंगानुपात। द्वितीय लिंगानुपात वो है कि जब बच्चे का जन्म हो जाता है। क्या, जब बच्चे का जन्म हो जाता है। अब जन्म होने के बाद बच्चे का जो लिंग है, यानी लड़की और लड़का, उस समय जब हम लिंगानुपात को मापते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, द्वितीय लिंगानुपात। अब प्रश्न उठता है कि जब गर्भ धारण के समय लिंगानुपात हम को लेते हैं तो प्राथमिक कहते हैं, तो गर्भ धारण के बाद क्या द्वितीय लिंगानुपात बदल जाता है? बदलना निश्चित नहीं है, लेकिन बदल जाता है। जैसे हम लोगों ने प्राथमिक लिंगानुपात में देखा कि वहां पर पुरुषों की जो संख्या होती है, यानी लड़कों को जन्म देने के चांस ज्यादा होते हैं। क्या, ज्यादा होते हैं। अब द्वितीय लिंगानुपात में आप ये देखेंगे कि यहाँ पर अगर पुरुष कह सकते हैं लड़का जन्म लेता है और लड़की जन्म लेती है, तो लड़कों का जो डेथ रेशियो है वो ज्यादा होता है। यानी अगर लड़का ने जन्म लिया, उसमें कोई भी अगर कॉम्प्लिकेशन आई तो लड़का क्या हो सकता है, जल्दी मर सकता है। लेकिन लड़कियों में ये क्षमता होती है कि वो जन्म लेने के बाद उनमें क्या कह सकते हैं कि प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है और उनका मृत्यु का जो चांस होता है वो कम होता है। ठीक है। तो द्वितीय लिंगानुपात ये हो गया, यानी कि जन्म के समय जो हम लिंगानुपात नापेंगे तो उसे द्वितीय लिंगानुपात बोलेंगे। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, तृतीय लिंगानुपात क्या है। तृतीय लिंगानुपात ये है जब हम क्या करते हैं, जब जनगणना के समय जब हम लिंगानुपात को मापते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, तृतीय लिंगानुपात। क्या, जनगणना के समय जब हम मापते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, तृतीय लिंगानुपात। ठीक है। तो ये तृतीय लिंगानुपात हो गया आपका, यानी कि प्राथमिक और द्वितीय दोनों को आपको क्या ध्यान रखना है, और तृतीय को भी। अब अगला क्वेश्चन है कि किस महाद्वीप में सबसे अधिक लिंग अनुपात है। अब अगर लिंग अनुपात को आप जोड़ना चाहें तो विकास से भी आप जोड़ सकते हैं। क्या, विकास से भी आप जोड़ सकते हैं। अगर कोई ऐसा महाद्वीप है जहां पर विकास का स्तर सबसे कम है और वहां पर ऐसी कोई रूढ़ियां नहीं है, क्या ऐसी कोई रूढ़ियां नहीं है जो किसी बच्चे को फेवर करती हो, यानी कि लड़का को फेवर करती हो या लड़की को फेवर करती हो, तो वहां पर आप देखेंगे जो लिंगानुपात होता है वो लगभग बराबर ही होता है। क्या, लगभग बराबर ही होता है, यानी कि पुरुष और महिला का जो जनसंख्या होगा वो लगभग बराबर होगा। अब कोई ऐसा देश या ऐसा महाद्वीप जो क्या संक्रमण की अवस्था में हो, यानी कि विकास के मध्य अवस्था में हो, और वहां पर वहां के कल्चर में क्या हो कि लड़कियों के प्रति या लड़कों के प्रति क्या हो, एक कह सकते हैं दो भावनाएं हो, यानी लड़कियों को ज्यादा लड़कों को ज्यादा तरजीह और लड़कियों को कम। तो वहां पर लिंगानुपात क्या होता है, पुरुषों की तरफ होता है, पुरुषों की तरफ होता है और लड़कियों का संख्या कम होता है। जैसे आप भारत में ले सकते हैं, क्या भारत में ले सकते हैं, भारत में स्पेशली हम हरियाणा को ले सकते हैं कि लड़कियों के प्रति अगर कल्चर में क्या कोई दुर्भावना है तो वहां पर क्या होता है, सामान्यतः लड़की की संख्या कम होती है। उसी तरह अगर हम महाद्वीप के स्तर पर देखें तो हमने कहा विकास, अगर उच्च विकास है तो सामान्यतः माना जाता है कि वहां पर क्या कोई भेदभाव नहीं होगा। क्या, कोई भेदभाव नहीं होगा। तो यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ये तीनों में देखेंगे तो यूरोप जो है विकसित महाद्वीप है, तो यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या भेदभाव नहीं है। तो सबसे अधिक लिंगानुपात हम एक सामान्य तर्क से निकाल सकते हैं, लेकिन आप भारत के संदर्भ में इसको आप लागू नहीं कर सकते। जैसे हरियाणा का क्षेत्र देख लें जो लगभग बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, और दिल्ली का क्षेत्र देख लें, तो जहां जहां आप देखेंगे जहां
भारत के मुख्य शहर जो बहुत ज्यादा डेवलप है वहां भी लिंगानुपात क्या कम है, यानी कि विकास से सीधा संबंध नहीं कह सकते, लेकिन संबंध होता है। हाँ, देश और काल और महाद्वीप के संदर्भ में बदलता रहता है, लेकिन सामान्यतः यह माना जाता है कि विकास के साथ जो स्वतंत्र विचार है उनका कह सकते हैं राज होने लगता है और भेदभाव सामान्यतः समाप्त होने लगते हैं, चाहे धीमी गति से या अधिक गति से। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1950 में भारत में लिंगानुपात कितना था? क्या 1950 में भारत में लिंगानुपात कितना था? अब यहां पर ये इसलिए दिया गया है कि वर्तमान में हम लिंगानुपात को जान पाए और हम लोगों ने कितना प्रोग्रेस किया है इसको भी जान पाए। क्या कितना हम लोगों ने प्रोग्रेस किया है इतना हम लोग जान पाए। तो भारत का अगर 1950 में देखेंगे तो लगभग 946 लिंगानुपात था, यानी कि 1000 पुरुष पर 946 औरतें थी। ठीक है, यानी कि 64 लड़कों की शादी होनी ही नहीं है, पहले से फिक्स हो जाता है। किस कारण भारत में जो लिंगानुपात है वो विशेष था? किस कारण है? आप कह सकते हैं भेदभाव के कारण। क्या भेदभाव के कारण? और टेक्नोलॉजी जैसे आगे आई है तो लिंग परीक्षण तो भारत में कह सकते हैं नियम विरुद्ध है, किंतु डॉक्टरों की साठगांठ से ये होता है और अगर लड़कियां पेट में है तो उनको क्या समाप्त कर दिया जाता है। तो हरियाणा को इस संदर्भ में क्या कहा जाता है? कब्रिस्तान भी कहा जा सकता है। क्या कोह कब्रिस्तान कहा जाता है। क्या कोह कब्रिस्तान, यानी कि पेट में ही क्या लड़कियों को समाप्त कर दिया जाता है। तो 946 1950 में था। 2011 में देखेंगे तो 943, यानी कोई भी लगभग हम लोगों ने इस संदर्भ में विकास नहीं किया, यानी कि हम अपने विचारों में अगर देखें तो हम लोग उतना डेवलप नहीं हुए। क्या उतना डेवलप नहीं हुए, अभी भी भेदभाव। लेकिन हाँ, जो नई पीढ़ी आ रही है वो नो डाउट इसमें सुधार कर रही है और उनमें जो ये स्तर है, जो भेदभाव का स्तर, वो लगभग कम है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला है क्वेश्चन कि भारत के किस राज्य में अधिक लिंगानुपात है? क्या भारत के किस राज्य में अधिक लिंगानुपात है? भारत में आप देखेंगे विकसित देशों की अगर क्या बनाए आप लिस्ट बनाए तो उसमें केरल जो प्रथम स्तर पर रहता है। पर कैपिटा इनकम में हो सकता है वो कम रहे, लेकिन और जितने भी मानक हैं वो केरल उसमें सर्वोत्तम है। केरल सर्वोत्तम है, तो केरल में क्या सबसे अधिक लिंगानुपात है? क्या सबसे अधिक लिंगानुपात केरल में। अब अगला क्वेश्चन है कि बाल आयु वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। क्या बाल आयु वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है? तो अब बाल जनसंख्या को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। अगर आयु के संदर्भ में देखें तो 3 भाग में डिवाइड किया जाएगा। बाल आयु वर्ग, वयस्क आयु वर्ग और वृद्ध आयु वर्ग। तो तीनों को आप याद रखिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 0 से जो 14 वर्ष होते हैं उनको बाल आयु वर्ग के अंतर्गत रखते हैं और 15 से 60 या 15 से आप कह सकते हैं 64, भारत में 15 से 60 ही माना जाता है, लेकिन अन्य देशों में 15 से 64 उनमें रखा जाता है वयस्क को। क्या वयस्क को रखा? वयस्क मतलब आप कह सकते हैं जो काम करना शुरू कर दे, जो कमाने लगे, उसको वयस्क माना जाता है। और भारत में 60 साल के बाद लोगों को क्या माना जाता है? वृद्ध माना जाता है। लेकिन आप तो देखेंगे विकसित देशों में तो वहां 65 वर्ष के बाद क्या वृद्ध माना जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या पिरामिड से। क्या जनसंख्या पिरामिड से? ठीक है, अब पिरामिड क्या होता है? पिरामिड होता है कि आप जब किसी को ऐसे रूप में किसी संख्या को या पदार्थ को क्या ऐसे रूप में रखें कि उसका आधार क्या हो? अधिक हो, और जैसे जैसे ऊपर जाए क्या उसका भाग पतला होता जाए, यानी कि त्रिभुज के रूप में हो जाए। क्या त्रिभुज के रूप में हो जाए। तो जो आधार होता है वो बच्चों को शो करता है। क्या बच्चों को शो करता है, और जो मध्य भाग होता है वो शो करता है बेस को शो करता है, और जो सबसे पीक पॉइंट होता है वो शो करता है वृद्धों को। ठीक है, अब इसको आप किसी भी विकसित देश में क्या लागू कर सकते हैं? क्या विकसित देश में लागू कर सकते हैं। अगर आप विकसित देश को देखेंगे तो वहां पर जो पिरामिड बनता है वो त्रिभुजाकार नहीं होता है। वो क्या त्रिभुजाकार नहीं होता है, वो बराबर चलेगा। क्या बराबर चलेगा, यानी कि आधार पर जितने लोग होंगे उतने ही लोग क्या
वयस्क अवस्था में होंगे और उससे बहुत थोड़ा ही कम वृद्ध अवस्था में। लेकिन अगर कोई अविकसित देश है या कह सकते हैं अविकसित महाद्वीप है, तो वहां पर क्या होता है कि जो आधार होता है यानी बच्चों की संख्या जो होती है वो बहुत अधिक होती है, लेकिन वो बच्चे पूरी लाइफ यानी कि आप कह सकते हैं अगर 60 साल या 70 साल जीना है वो नहीं जी पाते। क्या नहीं जी पाते, यानी आप जैसे पॉइंट पर पहुंचेंगे, त्रिभुज के पॉइंट पर पहुंचेंगे तो यहाँ पर जनसंख्या बिल्कुल जीरो हो जाती है। क्या जीरो हो जाती है, यानी कि यहाँ पर डेथ जो रेशियो है वो बहुत अधिक होता है। तो अगर त्रिभुज के आकार का पिरामिड बनता है तो वो किसी ऐसे देश का होगा जो क्या विकसित नहीं होगा, जो विकसित नहीं होगा। और अगर त्रिभुज आकार का नहीं बनता, उसका आधार और टिप पॉइंट दोनों लगभग बराबर ही रहते हैं, ज्यादा अंतर नहीं रहता वो, तो उसको विकसित देश का पिरामिड मानते हैं। ठीक है, तो अगर इस त्रिभुज को आप देखेंगे तो ये बांग्लादेश का कह सकते हैं, लेकिन अगर दूसरा ये अगर इसको आप देखें तो इसको जापान का कह सकते हैं। क्या जापान का कह सकते हैं। अब यहाँ पूछा गया है किस देश का आयु पिरामिड का आधार अधिक होगा, तो यहाँ पर जापान का आधार अधिक होगा नहीं, भारत का भी उतना अधिक होगा नहीं, तो बांग्लादेश का जो है आधार आप कह सकते हैं अधिक होगा। क्या बांग्लादेश का आधार अधिक होगा। अब कम किसका होगा, तो कम जापान का होगा, कम क्या जापान का होगा, यानी आधार जो जितना होगा उतना ही वहां पर वयस्क जनसंख्या भी होगी। अब अगला क्वेश्चन है निर्भरता अनुपात। क्या निर्भरता अनुपात, निर्भरता अनुपात मतलब कि ऐसी जनसंख्या जो क्या क्रियाशील नहीं है। क्या क्रियाशील नहीं है। और क्रियाशील जनसंख्या तो हम कह सकते हैं निष्क्रिय जनसंख्या में हम किनको रखते हैं, बच्चों को रखते हैं, और जो 60-65 साल के बाद के लोग हैं उनको रखते हैं, 60-65 साल के लोग हैं उनको रखते हैं। ठीक है, तो निर्भरता अनुपात निकाला जाता है। तो निर्भरता अनुपात निकालने के लिए आप क्या करते हैं, बाल यानी कि बच्चों की संख्या प्लस वृद्धों की संख्या और डिवाइडेड बाय वयस्क की संख्या। वयस्क यहाँ पर हम किसको रखेंगे, जो क्या है क्रियाशील जनसंख्या, जो क्रियाशील जनसंख्या, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मल्टीप्लाई हम 100 से करेंगे, तो हम निर्भरता अनुपात निकाल सकते हैं। अब अगर यहाँ पर देखेंगे वृद्ध जनसंख्या, क्या बाल और वृद्ध जनसंख्या, भारत के संदर्भ में आप देखेंगे तो यहाँ बाल संख्या और वृद्ध जनसंख्या के साथ साथ महिलाओं को भी क्या इसमें शामिल कर लिया जाता है। क्या महिलाओं को भी शामिल किया जाता है, क्योंकि महिलाएं हर क्षेत्र में वो उतना काम नहीं कर रही जितना पुरुष कर रहे हैं, और ये रीजन क्या है, भेदभाव, समाज में भेदभाव उच्च स्तर का है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस महाद्वीप में सबसे कम निर्भरता अनुपात होगा। अब निर्भरता अगर विकसित, जब जो कोई देश विकसित होता है तो विकसित होने के बाद जो लोगों का विचार होता है बहुत अधिक स्वतंत्र हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है, और सभी लोग क्या चाहते हैं, आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। सभी लोग क्या चाहते हैं, आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। तो आप अगर इसमें देखें तो सब जो आपका महाद्वीप होगा, जो यूरोप, वहां सबसे कम निर्भरता होगी, वहां विकसित है और लोगों का जो विचार है वो क्या अधिक स्वतंत्र है, तो सभी आत्मनिर्भर रहना चाहते हैं, सभी आत्मनिर्भर रहना चाहते हैं। तो आपका आंसर यानी कि यूरोप होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रियाशीलता दर। क्या क्रियाशीलता दर, क्रियाशीलता दर का अर्थ ये है कि कितना क्रियाशील जनसंख्या है, क्या कितनी क्रियाशील जनसंख्या है, यानी कि वयस्क जनसंख्या को, यानी कि 15 साल से 60 साल या 65 साल के लोगों को क्या हम क्रियाशील जनसंख्या के अंतर्गत निकालेंगे, क्या क्रियाशील जनसंख्या समझेंगे। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कुल क्रियाशील जनसंख्या, क्या कुल क्रियाशील जनसंख्या, और उसके बाद कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या में वो भी आ जाएंगे जो निष्क्रिय हैं, और मल्टीप्लाई 100, तो हमें क्रियाशीलता का दर पता हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्रियाशीलता दर को हम हर विभिन्न आधारों पर निकाल सकते हैं। विभिन्न आधारों पर निकालने का मतलब ये है कि आप पुरुष क्रियाशीलता, क्या यहाँ पर आप कुल की जगह पर क्या लिख सकते हैं, पुरुष क्रियाशीलता, और यहाँ पर कुल जनसंख्या बाद पुरुष कुल जनसंख्या,
तो हम स्पेशली पुरुष के संदर्भ में निकाल सकते हैं कि पुरुष की क्रियाशीलता कितनी है, क्या पुरुष की क्रियाशीलता कितनी है। उसी तरह हम कुल क्रियाशीलता के स्थान पर क्या स्त्री की क्रियाशीलता भी लिख सकते हैं, तो कुल जनसंख्या स्त्री की हो जाएगी, ठीक, तो उनका भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है रोजगार, क्या, अब रोजगार दर क्या होता है, रोजगार दर क्या होता है। वर्तमान समय में रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है, हर सरकार के सामने ये समस्या है कि कैसे अधिकतम लोगों को रोजगार दिया जाए। भारत में स्पेशली सबसे ज्यादा समस्या है क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या बहुत अधिक है। तो रोजगार को हम समझते हैं, क्या रोजगार, रोजगार होता क्या, रोजगार क्या होता है, कोई भी आप ऐसी एक्टिविटी जिससे आप क्या कुछ कमा लें, कुछ पैसा कमा लें, तो उसको रोजगार कहा जाता है, ठीक है। अब उसको इकोनॉमी के संदर्भ में हम नहीं समझेंगे, केवल इतना हमें समझना है कि रोजगार कोई भी ऐसा कार्य हम करें जिससे हम कुछ कमा लें, ठीक है, तो उसको रोजगार कर सकते हैं। तो स्वरोजगार भी हो सकता है और दूसरे का रोजगार हो सकता है। आप अपना काम कर रहे हैं तो यानी कि स्वरोजगार है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, और अगर दूसरे के यहाँ काम कर रहे हैं जैसे सरकार के यहाँ या किसी कंपनी में मालिक में, तो क्या है, और दूसरे पर निर्भर है। अगर हमें रोजगार दर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, रोजगार दर निकालने के लिए हम क्या देखेंगे, जो रोजगारों की कुल संख्या है, क्या रोजगार व्यक्तियों की कुल संख्या है, कितने व्यक्ति भारत में रोजगार है, तो उसको लेंगे और उसको डिवाइड करेंगे कुल सक्रिय जनसंख्या से, यानी कुल जो संख्या है जो रोजगार प्राप्त करना चाहती है उसको डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो रोजगार का दर निकल आएगा, ठीक। अब रोजगार से संबंधित एक शब्द है श्रम शक्ति। श्रम शक्ति का मतलब होता है कि आपके पास जितनी जनसंख्या है उसमें कितने लोग हैं जो क्या कार्य करने वाले हैं, कार्य करना चाहते हैं, क्या कार्य करना चाहते हो। तो श्रम शक्ति के अंतर्गत सामान्यतः 15 से 60 वर्ष या 15 से 65 वर्ष के लोगों को रखा जाता है, ठीक है, रखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र ने समस्त व्यवसाय को कितने भागों में डिवाइड किया है, क्या संयुक्त राष्ट्र ने समस्त व्यवसाय को कितने भागों में डिवाइड किया है। तो ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्या ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र ने जितने भी व्यवसाय हैं, यानी कि व्यवसाय, औद्योगिक व्यवसाय आप ले सकते हैं, औद्योगिक व्यवसाय, ठीक है, कोई भी व्यवसाय होगा तो उसे उद्योग के अंतर्गत ही रखा जाएगा लगभग। तो समस्त व्यवसायों को संयुक्त राष्ट्र ने 9 भागों में डिवाइड किया, क्या 9 भागों में डिवाइड किया, ठीक है। अब इसमें कौन कौन व्यवसाय को संयुक्त राष्ट्र ने नाम दिया है, नामांकित किया है, उसमें कृषि वन उद्योग हो गया, मत्स्य पालन हो गया, एक खनन उत्खनन हो गया, दूसरा विनिर्माण हो गया, तीसरा विद्युत गैस जल सफाई सेवाएं, चौथा निर्माण कार्य, पांचवा वाणिज्य कॉमर्स यानी कि, छठा सातवां परिवहन संचार और संग्रहण तथा अन्य सेवाएं, ठीक है, और लास्ट में है अवर्गीकृत व्यवसाय और जितने भी व्यवसाय बचे उनको। तो आपको केवल इतना याद रखना है कि 9 है, ठीक है। अब दूसरा अगला क्वेश्चन है प्राथमिक क्रिया, क्या प्राथमिक क्रिया। अब प्राथमिक क्रिया होती क्या है, क्या प्राथमिक क्रिया होती क्या है। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं, क्या 3 भागों में हम क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी को डिवाइड करते हैं। अब कुछ एक्टिविटी ऐसी होती है जो सीधा जो कह सकते हैं पर्यावरण से जो सामान मिलता है सीधा उनका प्रयोग किया जाता है, क्या सीधा प्रयोग, जैसे प्राथमिक एक्टिविटी के अंतर्गत कृषि को रखा जाएगा, मत्स्य पालन को रखा जाएगा, वन उद्योग को रखा जाएगा, यानी जो बहुत ही क्या पर्यावरण से बहुत ही ज्यादा संबंधित है और उनके सामान में कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं किया जाता, क्या ज्यादा परिवर्तन नहीं किया। जैसे मछली है तो मछली को आप क्या अपने पालन किया और उसको बेचा, उसमें बहुत ज्यादा आप परिवर्तन नहीं कर सकते कि मछली को आप अच्छा सामान लगा के सजा बजा के फिर बेचेंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो यानी कि वो आर्थिक क्रियाएं जिस पर आप क्या कोई वैल्यू ऐड नहीं कर सकते, क्या वैल्यू ऐड नहीं कर सकते ज्यादा, तो उनको प्राथमिक में रखा जाता है। जैसे कृषि हो गया, खनन हो गया, क्या कृषि हो गया, खनन हो गया, मत्स्य पालन हो गया। और दूसरी प्राथमिक क्रिया वो होती है जिसमें आप क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं, क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं। जैसे आपने गेहूं का उत्पादन किया, अब गेहूं जो है उसमें आप वैल्यू ऐड करके क्या उसे बेच सकते हैं मार्केट में, यानी अगर आप 10 रुपए किलो गेहूं बिक रहा है या 20 रुपए किलो बिक रहा है तो उसको आप मैदा बना के या उस गेहूं का क्या बना के डबल रोटी बना के, पाव रोटी बना के
उसको 100 ग्राम को भी आप 10 रुपए या 20 रुपए में बेच सकते हैं, यानी कि उसमें वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो वैल्यू ऐड करने वाली प्रक्रिया में हम किस द्वितीय क्रिया रखते हैं। क्या द्वितीय क्रिया रखते हैं? प्राथमिक हो गया जिसमें वैल्यू ऐड नहीं कर सकते, और द्वितीय क्रिया वो है जिसमें हम वैल्यू ऐड करते हैं। ठीक है। और तृतीय क्रिया वो है जिसमें हम सर्विस को केवल जोड़ते हैं। क्या? सर्विस, सेवा को जोड़ते हैं। क्या? सेवा को। अब सेवा का मतलब कि आप जैसे एग्जांपल के रूप में समझते हैं फ्लिपकार्ट पर आपने केवल मैसेज किया और आपके पास सामान आ गया, तो वो उसे सर्विस मानेंगे। क्या? उसे सर्विस मानेंगे। शिक्षा व्यवस्था है उसको सर्विस मानेंगे। ठीक है। और चतुर्थ क्रिया भी होती है। चतुर्थ क्रिया में हम उन कार्यों को लगते हैं जो बहुत ज्यादा हाईटेक होते हैं। क्या? जो बहुत ज्यादा हाईटेक, यानी शोध जो होता है, स्पेशली शोध को हम याद रखने के लिए कि चतुर्थ जो क्रिया है उसमें शोध को रखा जाता है। ठीक है। तो ये प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीय क्रिया हो गया। अब अगला क्वेश्चन है कि कार्य सहभागिता। क्या? कार्य सहभागिता। अब कार्य सहभागिता को हम विभिन्न आधारों पर देख सकते हैं, लेकिन यहाँ एक सामान्य आधार है कि कार्यशील जनसंख्या कितना है और कुल जनसंख्या कितना है, और डिवाइड उसको 100 से आप डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो कार्य सहभागिता निकल आएगी। अब कार्य सहभागिता को आप पुरुष में निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर कार्यशील जनसंख्या पर पुरुष लिखेंगे, यहाँ कुल जनसंख्या पर पुरुष की जनसंख्या लिखेंगे। स्त्री को निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर स्त्री कुल जनसंख्या में कुल स्त्रियों की संख्या लिखेंगे, और पुरुष और दोनों का आप निकालना चाहते हैं तो उसको भी आप निकाल सकते हैं। ठीक। तो ये हुआ आपका क्या? सहभागिता, कार्य सहभागिता। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।